तो आओ यार शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हाफ डॉक्टर। सबसे पहले मैं बात करूं कि एनिमल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं दो मेथड से, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या फिर इंजेक्शन से, एक्सेस इंजेक्शन से। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं तो वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें। तो इनका क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन, तो यानी इन चीज़ों को अपन लोग बाहर निकालेंगे। शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन चैप्टर को। बात करूँ कि एक्सक्रीशन में मुझे क्या क्या बाहर निकालना है, तो जो बॉडी में वेस्ट होगा वो मैं बाहर निकालूंगा। तो बॉडी में वेस्ट क्या होगा, कौन सा वेस्ट होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की। तीन तरीके का वेस्ट हमारे पास यहाँ पाया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। पहला अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड। अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म को अपन लोग अमोनोटेलिज्म कहते हैं। साइमल्टेनियसली यूरिया एक्सक्रीट करने वालों को यूरियोटेलिज्म और यूरिक एसिड वालों को यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। अमोनिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मोस्ट टॉक्सिक है अमंग ऑल दीज थ्री। ये रेडिली सॉल्युबल भी है। अब जब रेडिली सॉल्युबल है, दैट्स वाई इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन रिमूवल। अगर हमें अमोनिया को रिमूव करना है तो हमें लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए। जनरली इसको एक्सक्रीट किया जाता है डिफ्यूज़न या फिर बॉडी सरफेस से ही, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी को वेस्ट करना अपन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जनरली इसको एक्सक्रीट किया जाता है या तो डिफ्यूज़न या फिर बॉडी सरफेस से या फिर गिल्स से एज एन NH4 अमोनियम आयन। अब जब बॉडी या गिल्स या डिफ्यूजन से इसको अपन लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, तो कुल मिला के मैं बोल दूं कि किडनीज डू नॉट प्ले एनी रोल इन इट्स रिमूवल। किडनीज का कोई रोल नहीं है अमोनिया के रिमूवल में। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस रिक्वायर टू प्रोड्यूस लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब जब अमोनिया इतना ज़्यादा पानी अपने एक्सक्रीशन के लिए ले रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको पानी बचाना है तो अमोनिया एक्सक्रीट मत करो। तो क्या एक्सक्रीट करो, एक्सक्रीट करो लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि वाटर कम मांगते हैं, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड। और यही अडेप्टेशंस होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की। चलो बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स अमोनोटेलिक होते हैं। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स की मैं बात करूं तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस यानी कि फ्रेश वाटर फिशेस, ये सभी अपने अमोनोटेलिक होते हैं। तो अमोनोटेलिक को याद करने के लिए आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्वेटिक तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सक्रीशन के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म तो यार जो धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई अमोनोटेलिक एनिमल्स में ही ये एक्सक्रीशन के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, बोनी फिशेस यानी फ्रेश वाटर फिशेस। बात करूँ यूरिया की, तो यूरिया एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटेलिज्म, लेस टॉक्सिक होता है, लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए कम वाटर चाहिए इसको रिमूवल के लिए। और अमोनिया, अगर जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं हूँ, मैं यूरियोटेलिज्म हूँ, तो मेरे अंदर अमोनिया बॉडी के अंदर जो आया वो कहाँ जाएगा, वो लीवर में जाकर यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द यूरिया साइकिल। भाई अमोनिया मेटाबॉलिज्म से कुछ अमोनिया तो प्रोड्यूस होगा ही, वो लीवर में जाकर यूरिया साइकिल से यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यूरिया ब्लड में रिलीज होगा और किडनी से फिल्टर होके अपना एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। देखिए जैसे अपन लोग आगे पढ़ेंगे, जो हेनलेज लूप होता है वहाँ पर कुछ जो यूरिया होता है वो 100% यूरिया एक्सक्रीट ना होकर के कुछ अमाउंट उसका बच जाता है टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी बॉडी में, तो उसको मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है। दैट्स वाई सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन्ड इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अब यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं यूरियोटेलिज्म हूँ तो मैं मैमल हूँ, तो मैमल्स आर द यूरियोटेलिज्म। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, भाई एक्वेटिक एम्फीबियंस है तो अमोनोटेलिक होंगे क्योंकि उनके पास बहुत पानी है, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है, तो जो कम पानी वाला है यूरिया उसे ही एक्सक्रीट करेंगे, यानी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस। याद हो गया सब।
अब देखो तीसरा आया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले यूरिकोटेलिज्म होते हैं। लिस्ट टॉक्सिक, लिस्ट सॉल्युबल ये होता है, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इसके रिमूवल के लिए, और ये एक्सक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट या फिर पैलेट की फॉर्म में, क्योंकि भाई पानी तो है ही नहीं ना, रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी तो है ही नहीं, तो यानी इसको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है या फिर पैलेट की फॉर्म में। अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का एक्यूमुलेशन हो जाए हमारी बॉडी में तो वो गाउट कॉज करते हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप गाउट को डिटेल में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड गाउट में होता है। तो यानी कि अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो कंडीशन गाउट कॉज करते हैं। यूरिकोटेलिक एनिमल्स की मैं बात करूं तो हमारे पास इसको याद करने की ट्रिक होती है रिब्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। इंसेक्ट्स कौन से? टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स। एक्वेटिक इंसेक्ट्स में तो क्या था? अमोनिया। बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स। तो ये हो गई इसकी ट्रिक याद करने की। अब मैं बात करूं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से, किस ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हायर वर्टिब्रेट्स में तो अपन लोग किडनी से एक्सक्रीट कर देते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट एक्सक्रीट थ्रू द प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स। अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स एक्सक्रीट थ्रू द नेफ्रिडिया, ये अपने एनिमल किंगडम में पढ़ा था। एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट थ्रू द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। एंड क्रस्टेशियंस यानी प्रॉन्स एक्सक्रीट थ्रू द ग्रीन ग्लैंड। ये प्रॉन के अंदर अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था एनिमल किंगडम के अंदर कि क्रस्टेशियंस, प्रॉन्स आर द अनदर एनिमल हु एक्सक्रीट थ्रू द ग्रीन ग्लैंड, एंट्रिनल ग्लैंड। और ये जो नेफ्रिडिया है, ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है और ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स, ये एक्सक्रीशन का रोल तो निभाते हैं बट ऑस्मो रेगुलेशन का रोल भी भली भांति निभा पाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन यानी आयनिक एंड फ्लूइड का वॉल्यूम रेगुलेशन इन आवर बॉडी। ठीक है साहब, समझ गए? ठीक है, अब बात करेंगे अपने प्यारे इंसानों की ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ये दोस्तों ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये है अपनी किडनी, दो किडनी बीन शेप, ये अपनी हो गई एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब किडनी को 3 पार्ट में अपन लोग डिवाइड कर देते हैं। अंदर वाला पेल्विस, बाहर वाला मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, उसके अंदर भी पेल्विस। ठीक है, मेडुला को अपन लोग पिरामिड्स के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं और दोज पिरामिड्स आर, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू पिरामिड्स, और इन पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स इन्वेजिनेट करता है उसको अपन लोग कॉलिमन्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। और ये रहा अपना बाहर की साइड में कॉर्टेक्स, और ये जो किडनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है। तो चलिए सीधी सीधी बात लेयर्स ऑफ किडनी की करें तो आउटर तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का टफ कैप्सूल होता है, मैंने अभी आपको बताया, और अंदर की तरफ दो जोन में डिवाइड हो जाती है। आउटर जोन को कॉर्टेक्स और इनर जोन को मेडुला कहते हैं। अब कुछ किडनी की कुछ स्पेशलिटीज हैं उनको पढ़ लेते हैं कि किडनी रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप की होती है मेरे दोस्तों। ये प्रेजेंट होती है लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच के अंदर, यानी लास्ट थोरेसिक और L3 के बीच में ये प्रेजेंट होती है, T5 और L3 के बीच में, एंड T12 और L3 के बीच में। ठीक है, अब क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, किडनी इज प्रेजेंट डॉर्सल टू द क्लोज टू द, मतलब पीछे की तरफ होती है, पीठ की तरफ, तो मतलब कह दो डॉर्सल इनर वॉल के पास होगी एब्डोमिनल कैविटी की। ठीक है, अब देखो किडनीज का वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम, और राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ये अपने को एक पॉइंट याद रखना है। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज की बात हो गई। अब किडनी के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को काट के देखते हैं कि आगे क्या है। तो सब ये किडनी है। किडनी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और ये वाला जो पोर्शन है, खाली पोर्शन, इसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है। हाइलम जो होता है, हाइलम के जस्ट अंदर, जैसे ये हाइलम है, इसके जस्ट अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन है, ये रीनल पेल्विस है। इट्स प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। इस जो रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शंस है जो मेडुला में होते हैं, इनको अपन लोग कहते हैं रीनल कैलिक्स या फिर कैलिसिस, प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूँ कि बाहर वाला जो पोर्शन था वो कॉर्टेक्स था। ठीक है, और अंदर वाला जो था वो मेडुला था। अब मेडुला मेडुलरी पिरामिड्स में टूट चुका है। ठीक है, मेडुला ब्रेक्ड इनटू मेडुलरी पिरामिड्स।
ठीक है। ये है डिवीजन ऑफ मेडुला इनटू फ्यू कॉनिकल मासेज, जिन्हें अपन लोग कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है। अब ये जो कॉर्टेक्स है ये इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जाके फंस जाता है इस तरीके से। ठीक है। इसे अपन कहते हैं रीनल कॉलमन या फिर कॉलमन्स ऑफ बर्टनी। कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है। और इस नोच को अपन लोग कहते हैं हाइलम। हाइलम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्वेक्स सरफेस, जो इनर कॉन्वेक्स सरफेस उसके सेंटर को अपन लोग हाइलम कहते हैं। यहाँ पर यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर लेती है। कहाँ से? हाइलम से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर एंटर इनटू द किडनी थ्रू, तो आंसर होगा हाइलम। ठीक है साहब। अब बात करते हैं अपन लोग नेफ्रॉन की। चलिए साहब नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मेरे दोस्त। व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। तो ये नेफ्रॉन है अपने पास। ठीक है साहब। अब इस नेफ्रॉन में सबसे पहला पार्ट इसका होता है बोमन्स कैप्सूल, जो बाहर की तरफ होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो बोमन्स कैप्सूल और एक होता है ग्लोमेरुलस। ये देखो आप, ये ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल यहाँ से ए फॉर आने वाली और ई फॉर एग्जिट यानी जाने वाली, 2 ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो ब्लड वेसल आ रही है किडनी के पास वो है एफरेंट आर्टरियोल, ए फॉर आने वाली, और जो कि रीनल आर्टरी से आती है, और ई फॉर एग्जिट यानी एफरेंट आर्टरियोल जाने वाली। अब जो एफरेंट आर्टरियोल होती है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाती है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, formed by afferent arteriole, not a tubular part of nephron। ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट नहीं है, बट दिस बोमन्स कैप्सूल along with glomerulus form the Malpighian body। ठीक है। अब नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ट्यूबुलर पार्ट होता है और एक होता है मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। तो मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है। और बाकी जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उनमें बोमन्स कैप्सूल, अच्छा ट्यूबुलर पार्ट जो होता है उनमें ग्लोमेरुलस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट को अपन लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बोमन्स कैप्सूल की। बोमन्स कैप्सूल कैसा होता है? तो बोमन कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड है बोमन्स कैप्सूल, जिनमें आउटर जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है और जो अंदर की तरफ होती है, जैसे बाहर की तरफ मैं बात करूँ तो अपने पास होएगी स्क्वेमस एपिथेलियम, और जो अंदर की तरफ होती है यहाँ पर इनको अपन लोग कहते हैं पोडोसाइट सेल। ये पोडोसाइट सेल क्या करती है कि एक इंट्रिकेट मैनर में ऐसे होती है प्रेजेंट, तो इनके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर हैव माइन्यूट स्पेसेस, जिनको अपन लोग फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पोर्स होते हैं तो इनको ही अपन लोग फिल्ट्रेशन पोर्स कहते हैं। जो ब्लड यहाँ से आएगा वो जो इन फिल्ट्रेशन स्लिट्स के थ्रू अंदर होता हुआ फिल्टर होके यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएगा और इस तरीके से पूरे नेफ्रॉन में सर्कुलेट करेगा। अब पूरी बात कर लेते हैं नेफ्रॉन की। जब नेफ्रॉन की बात हो ही रही है तो नेफ्रॉन एंड ब्लड वेसल्स की पूरी बात कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से ये देखेंगे आप, ये मेल्फिजियन बॉडी थी अपने पास, बोमन्स कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस। अब यहाँ से ये हो गया डीसीटी, ये हो गया अपना हेनलेस लूप, और ये हो गया अपना पीसीटी। ये पीसीटी है, ये डीसीटी और ये हेनलेस लूप, और ये हो गया अपना कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है साहब। अब देखो बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है साहब। अब हेनलेस लूप में भी ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब और ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो साथ के साथ ये घूम रही है ये अपनी होती है एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल इसके साथ के साथ घूमती है। ठीक है। अब देखो यहाँ से अपना फिल्टर होता है, ये ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ पर अपना फिल्टर होके जो फिल्टर्ड पार्ट है वो पीसीटी के थ्रू होते हुए लूप ऑफ हेनले में जाता है। ठीक है। वहाँ से डीसीटी और फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट। यानी मैं बात करूँ कि साहब यूरिन का पैसेज क्या होगा, तो यूरिन का पैसेज होगा सबसे पहले माल्फिजन बॉडी, फिर पीसीटी, फिर डिसेंडिंग हेनलेस लूप, और फिर असेंडिंग हेनलेस लूप, और फिर डीसीटी ये वाला, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद मैंने आपको किडनी में पढ़ाया था कैलिक्स आएंगे, उसके बाद जो रीनल पेल्विस आएगा, फिर हाइलम के थ्रू होता है यूरेटर में, यूरेटर के थ्रू अपना यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। इस तरीके से ये हो गया यूरिन पैसेज। ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, और ये वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है अपना
मेडुला के अंदर, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में। ये आप देखेंगे कि यहाँ किडनी में कि ऐसे प्रेजेंट होता है, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट, तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है अपना कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, मेल्फिजन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी, और मेडुला में प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब वो ट्यूबुलर कैपिलरी जो कॉर्टेक्स में होती है उसे कॉर्टिकल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, और जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती है उसे मेडुलरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। और हेनलेज लूप का जो शेप होता है हेयर पिन शेप होता है। अब वासा रेक्टा की बात अपन आगे करेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर, ठीक है। अब नेफ्रॉन के दो टाइप होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन अपनी बॉडी में दो टाइप का होता है दोस्तों। नेफ्रॉन होता है दो टाइप का, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मेरे दोस्त। कॉर्टिकल नेफ्रॉन मेजरली प्रेजेंट होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन सिर्फ और सिर्फ 15% में प्रेजेंट होता है, 85% में ये होता है। और इस वजह से ये होता है मेजॉरिटी में, ये होता है माइनॉरिटी में। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, जबकि जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में प्रॉपर लूप ऑफ हेनले होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहां पर वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। अब जब लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है और मेडुला में सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले ही प्रेजेंट होता है तो बहुत कम एक्सटेंड करेगा मेडुला के अंदर, जबकि ये रन्स डीप इनटू द मेडुला, ठीक है। अब वासा रेक्टा क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके पैरेलल में कैपिलरी चलती है, उसे अपन लोग वासा रेक्टा कहते हैं, जो कि यू शेप बनाती है। यानी वासा रेक्टा क्या है, यू शेप पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है अराउंड लूप ऑफ हेनले, और वासा रेक्टा एब्सेंट होती है या फिर हाईली रिड्यूस हो जाती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मैंने आपको बताया था। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा अपना प्रेजेंट होता है। समझ में आई मेरे दोस्त। अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। 3 स्टेप्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले मैं स्टेप की बात करूँ तो सबसे पहला स्टेप आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद अपना रीअब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद सीक्रेशन होगा। देखो सबसे पहले अपना फिल्ट्रेशन हो गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब फिल्ट्रेशन हो गया तो कुछ असेंशियल एलिमेंट्स या असेंशियल चीज़ें उस यूरिन के अंदर आ गई हैं, उनको रीअब्जॉर्ब करो, तो साहब रीअब्जॉर्ब भी कर ली। अब साहब लास्ट में जाते जाते वो चीज़ें ब्लड से यूरिन में सीक्रेट कर दो जो कि रह गई थी, फिल्टर नहीं हो पाई थी, तो उनका सीक्रेशन। तो 3 स्टेप्स में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। बात करूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है कि 3 लेयर से फिल्टर होता है। देखो ये है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, और ये हो गई अपनी ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आप देखोगे कि जो ग्लोमेरुलर की वेसल्स होती है उनकी एंडोथेलियम लेयर, अपनी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर की होती है, और पहली लेयर बनाती है ग्लोमेरुलर वेसल की एंडोथेलियम, ठीक है। उसके बाद ये बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और सबसे नीचे मैंने बताया था कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो यानी ये 3 जो लेयर्स हैं, एंडोथेलियम, मिडल बेसमेंट लेयर और एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, तीनों मिला के फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है, और इसके थ्रू ही यूरिन का फिल्टर होता है, ठीक है। थ्रू दीज मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा पासेज। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं पास कर पाते हैं, बाकी पूरा का पूरा प्लाज्मा लगभग इनमें से पास कर जाता है इन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, और फिल्टर हो जाता है ब्लड। ब्लड कितना फिल्टर होता है सब, ठीक है। ब्लड होता है 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड एक किडनी दोनों किडनी फिल्टर करती है। यानी जितना ब्लड एक वेंट्रिकल पंप करता है उसका 1/5 1 मिनट में अपना यहाँ पर फिल्टर हो पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे अपन लोग GFR कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, GFR कर सकते। तो GFR कैलकुलेट करके हमने निकाले कि एक हेल्थी पर्सन के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है 180 लीटर पर डे। यानी 180 लीटर एक दिन के अंदर, या फिर 125 ml 1 मिनट के अंदर एक इंसान ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करता है। अब फिल्ट्रेट कर दे 100, क्या तुम 180 लीटर इस फिल्ट्रेट की टॉयलेट पूरी की पूरी कर देते हो? नहीं, टॉयलेट तो अपन लोग 4 से 5 लीटर ही कर पाते हैं। तो सब ये 180 लीटर का क्या लोच है? तो यानी इनमें होगा रीअब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट अपना आता है रीअब्जॉर्प्शन। सबसे पहले एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की डेफिनेशन क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनीज पर मिनट। अब जे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। अब जो भी अपना सिक्रेशन हुआ
उनके अंदर ये जो जैसे ये होगा अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इनके आसपास ही एक चीज़ प्रेजेंट होती है, एक अपैरेटस प्रेजेंट होता है जिसको अपन लोग कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो कि बोमन्स कैप्सूल के आसपास ही प्रेजेंट होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते कौन कौन हैं? जक्स्टा मेडुलर अपैरेटस को बनाने वाले होते हैं एक तो मैक्युला डेंसा सेल्स, ठीक है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल की वॉल में प्रेजेंट होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और डीसीटी के वॉल पे है मैक्युला डेंसा सेल्स, और बीच में कुछ सेल्स है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन, ठीक है। तो यानी डीसीटी, एफरेंट आर्ट्रियोल और स्पेशल सेंसिटिव रीजन तीनों मिलाकर अपने पास बनाते हैं जेजी अपैरेटस, और ये जेजी अपैरेटस रेगुलेशन ऑफ जीएफआर में बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है कि अगर जीएफआर गिरी, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरी, तो ये जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। जेजी सेल्स क्या करवाएगा? रेनिन का रिलीज करवाएगा। अब जैसे ही रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन कहाँ जाएगा? डीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और वहां से अपना ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़वाएगा और जीएफआर को बढ़वा देगा। साब जेजीए ने क्या काम किया? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस ने क्या काम किया? रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। इतनी बड़ी चीज अपने पास प्रेजेंट है किडनी के अंदर ही कि वो जीएफआर को भी रेगुलेट कर सकती है। अगर जीएफआर गिरा तो जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगी और ये रिलीज करेगी रेनिन सीक्रेटेड बाय जेजी सेल्स। अब ये रेनिन क्या करेगा? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़वा देगा और इसी तरीके से जीएफआर बढ़वा देगा। बात करूं रीअब्जॉर्प्शन की, तो जीएफआर होती है 180 लीटर पर डे। 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल से, और यानी टोटल 1.5 लीटर पर डे यूरिन अपना प्रोड्यूस होता है। सॉरी, मैंने वहाँ 4 से 5 लीटर बता दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 1.5 लीटर यूरिन पर डे अपन एलिमिनेट करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन जीएफआर 180 लीटर पर डे है, तो पूरा का पूरा तो अपन लोग टॉयलेट नहीं कर देते हैं, तो यानी 99% ऑफ फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है रिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, और 1.5 लीटर पर डे एज ए यूरिन पास होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कैसे होता है? 2 तरीके से होता है, एक तो एटीपी का यूज़ करके और एटीपी का यूज़ ना करके। तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स का, Na+ का और ग्लूकोज का, जबकि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है HCO3- वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट का। साहब सीक्रेशन कैसे होता है? सीक्रेशन होता है सिलेक्टिव सीक्रेशन, कि किस चीज़ का सीक्रेशन मुझे करना है। तीसरा स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन सीक्रेशन, कि साहब ब्लड के अंदर कुछ बच गया है, कहाँ नहीं गया है, ब्लड के अंदर बच गया है, यूरिन फिल्ट्रेशन के अंदर नहीं गया, उसको लास्ट में अपन लोग सीक्रेट कर देंगे। सीक्रेशन हमेशा का हमेशा एक्टिव होता है। कुछ भी सीक्रेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त, तो H+, K+ और NH3 अमोनिया को सीक्रेट करने के लिए एक्टिव प्रोसेस है, और ये यूरिन फॉर्मेशन का लास्ट स्टेप है। ये किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है साहब, आयनिक बैलेंस को और एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में ये काम आता है। तीसरा स्टेप सीक्रेशन। एमसीक्यू बन सकता है कि विच स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस। ठीक है साहब, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स की। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स में पीसीटी का फंक्शन। ठीक है, देन मैं बात करूँगा हेनलेस लूप, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग ट्रैक्ट। पीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, मैंने आपको एनिमल टिश्यू में बताया था। ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। तो यानी मैं बोलूँ कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो पीसीटी में होगा। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एंड नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी। और सीक्रेशन होता है पीसीटी के अंदर H+ और NH3 का। ठीक है, अब यहाँ पर HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन और H+ और NH3 का सीक्रेशन होता है, एंड दे विल मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। बात करूँ हेनलेस लूप की, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमेबल होती है वाटर के लिए और इम्परमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जबकि उल्टा होता है असेंडिंग लिम्ब में परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्परमेबल टू वाटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है, फिल्ट्रेट अंदर मूव करता है, और जब ये वाटर के लिए परमेबल है तो पानी यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। फिल्ट्रेट मूव डाउन एंड गेट कंसनट्रेटेड एज वाटर पासेज आउट। अब यहाँ क्या होगा, जैसे ही फिल्ट्रेट ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाता रहेगा।
ठीक है, तो यानी इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यानी ऊपर जाते जाते डाइल्यूट होते जाएगा। कंसंट्रेटेड फिल्टर मूव अपवर्ड गेट डाइल्यूटेड एज इलेक्ट्रोलाइट पास इनटू द मेडुलरी फ्लूइड, यही मैंने आपको बताया। बात करूँ डीसीटी की, डीसीटी में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, अगर चाहिए तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। कैसे? अगर बॉडी में पानी की कमी है तो यहाँ से पानी रीअब्सॉर्ब होएगा, जैसे एडीएच या फिर वैसोप्रेशन की हेल्प से। एडीएच क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन। जैसे ही पानी की कमी हुई बॉडी के अंदर, ठीक है, पानी की कमी हुई मान लो, ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये रिलीज करवाएगा एडीएच पिट्यूटरी से। अब ये एडीएच क्या करेगा? एडीएच आएगा और एक्ट करेगा डीसीटी पर, डीसीटी पर एक्ट करके अपना पानी को यहाँ से एब्जॉर्ब करवा देगा। तो यानी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हुआ वाटर का। यहाँ पर HCO3- का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पर H+, K+ और अमोनिया का सीक्रेशन भी होता है। तो ये वही बात है, बैलेंस में काम आते हैं। बात करूँ कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है। कलेक्टिंग डक्ट में किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का, ठीक है भाई साहब, यूरिन यहाँ से जस्ट बाहर निकलने ही वाला है, तो यानी जाते जाते पानी बचा लो ना, तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईएस्ट वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है कलेक्टिंग डक्ट में। और यहाँ पर भी H+ और K+ का सीक्रेशन होता है आयनिक और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिस। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से अपना मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अब ये क्या करता है? ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में आया हुआ यूरिया ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में घुसता है और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। और इसको आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये यूरिया साहब अंदर क्यों आ रहा? तो इस वजह से ही आ रहा है। चलिए साहब, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंटर करंट मैकेनिज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है काउंटर करंट मैकेनिज्म पर। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन एन इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कैसे? अब ये मेंटेनेंस में तो काम आता है ऑस्मोलैरिटी के, लेकिन कैसे? ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट कॉज कौन करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर बार पूछा जाता है कि ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट कौन कॉज करता है? ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, ठीक है। और किस तरीके से होता है? थ्रू एन स्पेशल अरेंजमेंट। अपने पास मेनली जक्स्टाग्लोमेरुलर हार्मोन उनमें नेफ्रॉन्स में ही होता है, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स में, जेज नेफ्रॉन्स में ये जो करंट काउंटर करंट का मैकेनिज्म है। कैसे होता है? थ्रू स्पेशल अरेंजमेंट प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। ये अपना वासा रेक्टा, ये हेनलेज लूप है, इन दोनों में स्पेशल प्रॉक्सिमिटी बनती है। इधर देखो आप, ये हेनलेज लूप है, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के पैरेलल में होती है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के पैरेलल में होती है। और इसी स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू अपना काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। अब देखो NaCl और यूरिया कैसे करता है? NaCl क्या करता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl क्या करता है कि जो जैसे ये है ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये मैंने आपको बताया था परमेबल होती है NaCl के लिए। ये यहाँ से NaCl निकलता है और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, और यहाँ से ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर चला जाता है। ऐसे देखो, यहाँ से निकलेगा असेंडिंग लिम्ब से और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। NaCl ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ट्रांसपोर्टेड टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ये परमेबल होती है NaCl के लिए, और ये वापस रिटर्न कर देती है मेडुला के अंदर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा रिटर्न NaCl टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। वैसे कैसे यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट passage into medullary interstitium which enters into the ascending limb of loop of Henle। ये मैंने आपको यही समझाया था कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर? मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी के अंदर। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। बस देखो, याद तो दुनिया करवाती है, समझाती दुनिया, लेकिन याद आपको क्या करना है, एग्जाम में कितना काम आएगा वो ये सीरीज आपको समझाने के लिए मैं लेके आया हूँ। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में एमसीक्यू लिए इतनी चीज़ें याद रखनी है कि कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी 300 ml और मेडुला कितनी होती है 1200 ml। देखो कॉर्टेक्स की 300 अंदर जाते जाते ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है और 1200 ml तक यहाँ आती है। तो काउंटर करंट में याद रखने लायक चीज़ें कि ये ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, ठीक है। दूसरा, ये
ऑस्मोलरिटी कौन कॉज करता है? NaCl एंड यूरिया, 2 MCQ। तीसरा ये किसके थ्रू होता है? थ्रू स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, 3 MCQ। NaCl का क्या काम होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, ये स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको आपको रटना है। यूरिया का क्या काम होता है, ये आपको रटना है। 5 MCQ इसके अंदर आते हैं, इसके बाद 6वां MCQ नहीं आता है। बस इतना याद करके चलाएं, आपका काम हो जाएगा। बहुत दिमाग लगा कि काउंटर करंट पे ज़्यादा टाइम खर्च करने का आपके पास समय नहीं है, तो बस इतना करें, जितना काम हो उतना करें। डॉक्टर आपको अभी नहीं बनना है, डिटेल में काउंटर करंट पढ़ना है, आप MBBS में जाकर पढ़िएगा, सीट आपको जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाया, उसके थ्रू यूरिन 4 टाइम्स कंसंट्रेट हो गया देन इनिशियल फिल्ट्रेट, ड्यू टू किस वजह से? काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से रीअब्जॉर्प्शन हुआ हमारे पास हेनलेज लूप से और काउंटर करंट मैकेनिज्म से। तो अपने पास 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है बॉडी। ये एक और MCQ कि कितने टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी, तो 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन देन इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन सबसे पहले 2 तरीके से रेगुलेट होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक हाइपोथैलेमस के थ्रू और एक होता है JG के थ्रू, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस के थ्रू। हाइपोथैलेमस के थ्रू कैसे? अब GFR अगर घटी है तो उसको बढ़ाना है, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम गिर गया, BP गिर गया, फिर GFR अगर फॉल हुई, फॉल इन ब्लड वॉल्यूम गिरा मतलब ब्लड प्रेशर गिरेगा और GFR गिरेगा। ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस रिलीज द ADH, मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया था। अब ADH क्या करेगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराएगा DCT से और कलेक्टिंग डक्ट से, और डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, यानी वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। दूसरा, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, तो यानी BP बढ़ा देगा। जैसे ही BP बढ़ा तो GFR बढ़ेगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन ज़्यादा होएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इफ ADH सिक्रेशन डिक्रीज इट विल कॉज द डायूरेसिस या फिर पॉलीयूरिया। ADH का सिक्रेशन कम हुआ तो अपने पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगा और उसी के थ्रू डायूरेसिस होएगा, यानी यूरिन के अंदर बहुत सारा वाटर निकलेगा और उसे अपन लोग पॉलीयूरिया भी कहेंगे, यानी बहुत सारा यूरिन निकलेगा। और इसी कंडीशन को अपन कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। कैफीन जैसे कॉफ़ी या फिर चाय लेने से ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एडिज का सिक्रेशन में कम कर देते हैं। एंटी डायरेटिक सब्सटेंसेस है कॉफ़ी और चाय। दूसरा रेगुलेशन कैसे होता है किडनी का? बाय JG। अगर BP या फिर GFR गिरती है, इट विल एक्टिवेट द JG सेल्स, JG सेल्स विल रिलीज रेनिन। अब JG सेल्स ने रेनिन को रिलीज किया, रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू द एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम get converted into angiotensin second, or angiotensin second is the powerful vasoconstrictor and it will constrict the blood vessels and increase the blood pressure। और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यानी फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड ज़्यादा जाएगा, यानी GFR ज़्यादा। ठीक है। और दूसरा एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाता है, एंड दिस एल्डोस्टेरोन विल रीअब्जॉर्ब Na+ एंड वाटर फ्रॉम DCT। और ये क्या करेगा? जैसे ही वाटर और Na+ ब्लड में आया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, GFR इंक्रीज। इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन होता है हमारे पास। तीसरा रेगुलेशन होता है हार्ट के थ्रू। हार्ट क्या करता है? अगर रास बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया तो हार्ट एक फैक्टर रिलीज करता है, ANF, एंटी न्यूट्रेटिक फैक्टर। ठीक है। अगर रास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब रेंजिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रास, ये है रास, कुछ भी नहीं है। देखो, रास को इतना बड़ा हवा बना के कोचिंग्स के अंदर पढ़ाया जाता है। मैंने जस्ट समझा के आगे खिसक गया, ताकि बच्चे को लगे कि बहुत आसान चीज़ है, कोई टफ चीज़ नहीं है। उसको पहले ही मत डराओ यार। बच्चा एक्सक्रीटरी सिस्टम में रास और काउंटर करंट से इतना डरता है। मैंने बहुत आसानी से मैं आपको ये धीरे से समझा के ले गया आगे। मैंने आपको बताया तक नहीं कि रास है, ठीक है, ताकि बच्चे के दिमाग में वो बना रहे कि यार इतना बड़ा हवा नहीं है जितना बड़ा बनाया जा रहा है। बस नॉर्मल आपको आसानी से पढ़ने की जरूरत है। अभी मैं इसका हवा बना के 4 बार इसको समझाऊं, इसका मतलब नहीं है। बहुत आसान सी चीज़ है कि BP गिरेगी, JG सेल्स रेनिन रिलीज करेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट ACE की प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा और ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, BP बढ़ा देगा, GFR बढ़ा देगा। इतनी सी बात है, बस रट लो इसको। अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत प्यारी बात कही एक बार एक लेजेंड ने कि जो चीज़ जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे रट लो। आपको एग्जाम निकालना है यार, साइंटिस्ट नहीं बनना है। एक चीज़ आप दिमाग में क्लियर रखें, हार्ट के थ्रू अगर रास जो रेंजिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया, यानी ये ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो यानी ब्लड फ्लो बढ़ेगा एट्रिया के पास। अब एट्रिया के पास ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो एट्रियल वॉल से रिलीज होगा ANF वैसोडाइलेटर। ये
ये ब्लड वेसल को डायलेक्ट करेगा और बीपी को गिरा देगा, और जैसे ही बीपी गिरेगा जीएफआर गिर जाएगा। ये सबके अगेंस्ट काम करेगा। एएनएफ किसकी तरह, एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट चेक फॉर रास, कि रास सही चल रहा है या नहीं चल रहा, चेक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। बात करें यूरिन की, तो यूरिन 1 से 1.5 लीटर पर डे एक इंसान एक्सक्रीट करता है, जिसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। यूरिन की पीएच 6.0 होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है, लाइट येलो पेल येलो कलर का होता है, करेक्टरिस्टिक होती है इसकी स्मेल या फिर ऑर्डर से इसको पहचाना जाता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ग्लूकोज अगर यूरिन में है तो उसे ग्लाइकोसूरिया कंडीशन कहेंगे, अगर कीटोन बॉडीज यूरिन में तो उसे कीटोन्यूरिया कहेंगे। ये दोनों कंडीशंस अपनी पाई जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस ये है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस कौन सा था, एडीएच वाला। ठीक, याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं मिक्चुरेशन की तरफ, यूरिनेशन की तरफ। मिक्चुरेशन कैसे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर फुल हुआ ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ये सीएनएस को बोलेंगे कि आप कुछ करो, तो सीएनएस क्या करेगा, एएनएस के थ्रू स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। ठीक है, और एसएनएस क्या करेगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा। इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, इनको रहने दो। तुम सीधा सा बताऊँ, तुम मिक्चुरेशन में सिर्फ इतना याद है कि भाई मेरा यूरिनरी ब्लैडर था वो फुल हो गया। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हुआ तो स्ट्रेप रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। स्ट्रेच रिसेप्टर ने क्या किया, सीएनएस के थ्रू जो अपनी स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर थी उनका करवा दे रिलैक्सेशन, नी कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अपना यूरिनरी ब्लैडर दबेगा, दबते यूरिन बाहर की तरफ आएगा। अब यूरिन को बाहर निकलने के लिए चाहिए कि यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलीज हो, स्फिंक्टर जो है वो क्या हो, रिलैक्स हो, रिलैक्सेशन। तो देखो, स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यूरेथ्रल स्फिंक्टर जब रिलैक्स करेगा तब अपना यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन कॉज करेगा, और इन्हीं का उल्टा हो जाएगा यूरिनेशन स्टॉप करने के लिए। बस इतना सा याद रखना, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करनी ही नहीं है चीज़ों को, बस एमसीक्यू हो जाना चाहिए आपका। मेरा टारगेट इतना सा है। साहब किडनी के अलावा भी बॉडी में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं क्या? जी बिल्कुल होते हैं। जस्ट मेरा ये काम है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल करके चीज़ों को समझा दूँ। ज़्यादा डिटेलिंग देखो, मैकेनिज्म मुझे भी आते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग मुझे भी आती है। मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में 6 घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ, बट मेरा सिर्फ काम उतना है कि आपका कम टाइम में जो 2 क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं, नीट 2025 के अंदर, वो आपके सही हो जाए। बस इतना सा टारगेट, और कुछ नहीं। बाकी ज्ञान तो देना मैं शुरू कर दूँ, मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूँ तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए बस जितनी काम की चीज़ें उतनी पढ़ो। ठीक है, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म पे पूरा चैप्टर है यार, है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम फिजियोलॉजी में अपन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें काम की नहीं है ना आपके। बस जितना काम का है 4 पॉइंट, जिससे एमसीक्यू हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, वो बड़ी बात है यार। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी की बात करूँ तो उनमें होते हैं अपने पास 4। लंग्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, लीवर के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, और सलाइवा के थ्रू भी होता है। अब किस किस चीज़ का होता है वो मैं बताता हूँ। लंग्स के थ्रू देखो बहुत कम टाइम लेते हैं इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली है। लंग्स क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को रिमूव करता है, और वाटर को भी, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी रिमूव करता है। ठीक है, सब ऐसा तो मैंने देखा नहीं कि लंग से वाटर अरे सब वेपराइजेशन की फॉर्म में निकलता है सांसों के साथ। स्किन की बात करूं तो स्किन स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड के थ्रू, स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या करती है, वाटर का एक्सक्रीशन करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। प्राइमरी फंक्शन होता है स्वेट का कि वो कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। ठीक है, और इसमें एलिमिनेशन होता है, जैसे स्वेट आपने देखा होगा ये थोड़ा खारा खारा सा होता है, तो यानी स्मॉल मतलब उसमें नमक भी होता है, NaCl, लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया होता है स्मॉल अमाउंट में। तो यूरिया का एक्सक्रीशन स्वेट ग्लैंड के थ्रू भी होता है, यूरिन के थ्रू नहीं, स्वेट ग्लैंड के थ्रू भी, यानी स्वेट के थ्रू भी यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। सीबेशियस ग्लैंड क्या करती है, स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस को सीबम के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज करती है, और ये क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग टू द स्किन। सलाइवा क्या एलिमिनेट करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को स्मॉल अमाउंट, बहुत स्मॉल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स की। सब लास्ट पॉइंट बचा है एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स, आराम से समझ के निकलते हैं। ठीक है, यूरेमिया मतलब यूरेमिया क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। यूरेमिया कंडीशन क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर या फिर ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। तो यूरेमिया क्या करते हैं कि अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया बढ़ गया तो ये क्या करता है, किडनी या फिर रीनल फेलियर करवा देता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट बस इतना याद रखना आपको, ये इतना डिटेलिंग आपको नहीं समझना है।
सिर्फ जो काम की चीज़ें उतनी पढ़ो। देखो यूरिया क्या करता है, किडनी फेलियर कॉज कर देता है। तो और यूरिया में होता क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। इसका इलाज क्या, टेम्परेरी ट्रीटमेंट है हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस कैसे होता है वो आपकी काम की चीज़ नहीं है। बस दो याद, देखो इसमें इतना से याद रखना कि यूरिया में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ये क्या कॉज कर देता है, ये किडनी फेलियर कॉज कर देता है। इसका टेम्परेरी ट्रीटमेंट है हीमोडायलिसिस और परमानेंट ट्रीटमेंट है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। बस अब किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है तो किडनी रिजेक्ट ना हो, इसके लिए डोनर मस्ट बी इन क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज द ऑर्गन रिजेक्शन। बस ये काम की चीज़ थी आपके, इतना आपको याद होना चाहिए। बाद में आता है कि रीनल कैल्कुलाई क्या है। दूसरा डिसऑर्डर है रीनल कैल्कुलाई और तीसरा डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस आ गया मतलब किसी चीज़ का इन्फ्लेमेशन है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। और रीनल कैल्कुलाई क्या है, अपन सुना होगा कि पत्थरी हो गई है, तो यानी स्टोन्स इन किडनी इज द रीनल कैल्कुलाई। ये क्या होता है, स्टोन्स किस चीज़ के होते हैं, पत्थर कौन कौन से, बड़े बड़े पत्थर नहीं, स्टोन्स इन किडनी। स्टोन क्या होते हैं कि ये होते हैं इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ऑक्जेलेट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि अपने यूरेटर या फिर किडनी में स्टोन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो उसे अपन उस कंडीशन को अपन कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। तो यहाँ पर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा अच्छे से खत्म हुआ। 40 मिनट के अंदर मैंने आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म करवा दिया। आई होप आपका रिवीजन बहुत बहुत अच्छा हो गया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर अपन लेके आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो द हाफ डॉक्टर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं halfdoctor.official। कोई भी तरीके का डाउट हो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। और चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए ओके बाय गाइस, टाटा, थैंक यू सो मच। आपको जितना ज़रूरत था उतना कंटेंट मैंने दिया। थैंक यू गाइस।